Hello everyone, welcome to our channel. This is class number 14 of Oceanography. ओशियनोग्राफी के प्रीवियस क्लास में हमने टाइड्स के बारे में देखा था। टाइड्स कैसे आते हैं, उसका ओरिजिन के बारे में देखा कि टाइड्स का ओरिजिन कैसे होता है। टाइड्स के हमने टाइप्स भी देखे थे। आज की क्लास में हम देखेंगे थ्योरीज रिलेटेड टू टाइड्स या थ्योरीज ऑफ टाइड्स। कौन कौन सी थ्योरी दी गई हैं? मेनली 3 थ्योरी हैं टाइड्स से रिलेटेड। अब देखिए ये डिटेल में तो यूपीएससी ऑप्शनल का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। यूपीएससी ऑप्शनल जिनका ज्योग्राफी है वहाँ पर आंसर लिखने के लिए आ सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप यूजीसी नेट एस्पिरेंट हैं, ठीक है, या असिस्टेंट प्रोफेसर देना चाहते हैं या पीजीटी देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको जो चीज़ें हम बताएंगे, एक तो ईयर याद रखना है, ठीक है, ईयर, और एक किसने दी उनका नेम याद रखना है, और प्लस मोटी मोटी बातें कि इस थ्योरी में क्या बोला गया है। पूरा आपको पढ़ने की याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आंसर राइटिंग करना है यूपीएससी ऑप्शनल का तो पूरी थ्योरी को आप पढ़ सकते हो, अच्छे से रीड आउट कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन हम आपको पूरी थ्योरी ही कराएंगे, ठीक है। पहली थ्योरी है न्यूटन्स इक्विलिब्रियम थ्योरी, जो कि उन्होंने कब दी? 1687 में, ठीक है, 1687 में उन्होंने थ्योरी दी इक्विलिब्रियम थ्योरी। किसने? न्यूटन ने, ठीक है, आइजैक न्यूटन ने। उन्होंने क्या बोला था? देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन के अनुसार अर्थ क्या है? एक होमोजीनियस बॉडी है, होमोजीनियस बॉडी। न्यूटन ने यह भी बोला था कि जो स्पेस है, ठीक है, वहाँ पर सभी बॉडी जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, सेलेस्टियल बॉडीज वो किस पोजीशन में है? इक्विलिब्रियम पोजीशन में। क्यों? क्योंकि सभी बॉडी के पास क्या है? ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल पुल। इसी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे को क्या है? अट्रैक्ट करते हैं। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ठीक है। ये किसने बताया था? न्यूटन ने। और उन्होंने बोला इसीलिए सभी बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज किस पोजीशन में रहती हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन में। जो सन है, मून है, अर्थ है, वो सब क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, क्योंकि ये पुल करती हैं एक दूसरे को, ठीक है। लेकिन अगर हम पूछें, आपसे पहले भी बता चुके हैं, अर्थ है, अर्थ पर किसका ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा लगेगा? मून का या सन का? हालांकि सन का ज़्यादा होता है, लेकिन सन की डिस्टेंस काफ़ी दूर है, इसीलिए मून का ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा काम करेगा अर्थ पर, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। 2 फोर्स बताई थी हमने, ग्रेविटेशनल फोर्स और एक बताई थी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मीन सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बताया था। अब आपसे यहाँ भी एक सवाल पूछे कि सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा लगती है या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा लगेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ जैसा कि हमने बताया सेंटर से डिस्टेंस नापते हैं और यहाँ से नापते हैं, तो यहाँ कौन सी फोर्स ज़्यादा काम करेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगी, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसके बाद हमने हाई टाइड, लो टाइड, ये सब बताए थे। तो न्यूटन ने इन्हीं चीज़ों के बारे में ही बताया है, ठीक है। आपको रिवीजन इसलिए कराया क्योंकि न्यूटन साहब ने यही सब बताया। अर्थ इज अ होमोजीनियस बॉडी ऑफ वाटर with watery surface and according to him tides are discrete rise and fall of water, ठीक है। जो टाइड्स आती हैं वो कैसे आते हैं? पानी ऊपर उठता है, नीचे जाता है, नीचे जाने वाले को क्या है? एब्स बोलते हैं, ठीक है। कैसा जाता है? हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, वर्टिकली अपवर्ड ड्यूरिंग द टाइड एंड वर्टिकली डाउनवर्ड ड्यूरिंग द एब। तो याद रखना है, पानी इस तरह से ऊपर उठता जाता है, ठीक है। ये बताया था हमने प्रीवियस क्लास में कि टाइड्स कैसे आती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। न्यूटन ऑल्सो एक्सप्लेन्स दैट हाउ द टाइड्स आर कमिंग इन एनी ऑफ द रीजन ऑफ द ओशियन ड्यू टू यूनिवर्सल फिनोमिना वेयर एवरीबडी
एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स ईच अदर विद अ फोर्स। वही जो हम सब अभी बता रहे थे कि सभी सेलेस्टियल बॉडीज के पास क्या है, ग्रेविटेशनल पुल होता है। वो एक सभी बॉडी आपस में क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये सिर्फ फॉर्मूला किसका लिखा है, ग्रेविटेशनल पुल का लिखा है, m1 इंटू m2 अपॉन में r स्क्वायर। इसका मतलब होता है दो बॉडी हैं, एक बॉडी अर्थ है, एक बॉडी मून है। दोनों का मास देखेंगे, दोनों के बीच की रेडियस देखेंगे, ठीक है। इससे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अर्थ देखेंगे और सन देखेंगे, ठीक है। अर्थ और सन किसका ग्रेविटेशनल पुल, इसका ज़्यादा होगा या इस पार्ट का होगा? सीधी बात है, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा होगी, r2 ज़्यादा होगा, तो इसलिए ये g कम होगा, ये g ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ r स्क्वायर भी देखा जाता है, ठीक है। यही बताया है कि कौन सी फोर्स लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मास अलोंग अ लाइन विच इज जॉइनिंग दीज सेंटर्स। तो न्यूटन साहब ने यही बोला है, सभी बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम फॉर्म में रहती हैं। बस ये ध्यान रखना है, कब दी है ये डेट याद रखनी है, डेट याद रखनी है, कौन सी डेट को दिया, 1687, ठीक है। और कौन सी थ्योरी थी, ठीक है, याद रखना है। ये सब इक्विलिब्रियम थ्योरी गिवन बाय न्यूटन इन 1687। अब इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्या है, इन्होंने बोला था कि हर अर्थ क्या है, होमोजीनियस बॉडी है, लेकिन एक्चुअल में अर्थ इज नॉट अ होमोजीनियस बॉडी बिकॉज बट हेट्रोजीनियस विद द कॉन्टिनेंट्स, क्योंकि यहाँ कॉन्टिनेंट्स भी हैं, ओशियंस भी हैं, बाकी अदर चीज़ें भी हैं, तो हेट्रोजीनियस है। ही हैज़ कंप्लीटेड नेग्लेक्टेड सेवरल एस्पेक्ट ऑफ द ओशियन लाइक ओशियन बॉटम टोपोग्राफी है, ओशियन बॉटम रिलीफ, लाइक शेप ऑफ कोस्ट लाइन, डेप्थ ऑफ वाटर। इन्होंने इन चीज़ों को इग्नोर किया, इसलिए इनका क्रिटिसिज्म होता है। सेकंड, ही हैज़ ऑल्सो नॉट डिस्क्राइब द करेक्ट टाइमिंग ऑफ द टाइड। इन्होंने टाइड की करेक्ट टाइमिंग के बारे में भी नहीं बताया, ठीक है। देन ही हैज़ नॉट टॉक्ड अबाउट द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाटर। इन्होंने बस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के बारे में कुछ नहीं बताया था, तो इसलिए इनकी थ्योरी के ये क्रिटिसिज्म, ठीक है। ये थ्योरी थी किसकी, न्यूटन के द्वारा दी गई, नाम याद रखना, इक्विलिब्रियम थ्योरी 1687 में दी थी। नेक्स्ट थ्योरी है प्रोग्रेशन वेव थ्योरी। ये दी गई किसके द्वारा, विलियम वेवेल के द्वारा, कब, 1883 में। डेट याद रखना है, नाम याद रखना है। प्रोग्रेशन वेव थ्योरी दी गई विलियम वेवेल के द्वारा 1883 में। इन्होंने क्या बोला था, बेसिकली जो टाइड्स है वो रिजल्ट है कहाँ, सदर्न से लेकर ये प्रोग्रेस करती है, प्रोग्रेशन है किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। इन्होंने यही बोला है विलियम वेवेल ने। तो डिटेल में देख लेते हैं इनकी थ्योरी के बारे में। विलियम वेवेल के अनुसार जो टाइड्स हैं, टाइड्स आर फॉर्मिंग इन द पैटर्न ऑफ प्रोग्रेशन, ठीक है। ये किस पैटर्न पर चलती हैं, प्रोग्रेशन पर, कहाँ से, सदर्न ओशियन से नदर्न ओशियन की तरफ, जैसा कि हमने डायग्राम में दिखा रखा है, ठीक है। इन द वेक ऑफ न्यूटन्स क्रिटिसिज्म, इन्होंने एक तरह से ये न्यूटन के क्रिटिसिज्म में थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या बोला, ही हैज़ प्रेजेंटेड दिस थ्योरी एंड अकॉर्डिंग टू हिम टाइड्स डोंट अकर अलोंग द सेम मेरिडियन साइमल्टेनियसली। इन्होंने बोला था कि जो टाइड्स आती हैं वो सेम मेरिडियन पर एक साथ नहीं आती हैं। इनके अनुसार tides occur at different places at different time interval and since southern ocean are homogeneous due to absence of land, southern ocean क्या है, homogeneous है क्योंकि वहाँ पर लैंड नहीं पाई जाती। the tidal force of sun and moon are more functional here, तो सन और मून की जो टाइडल फोर्स है वो यहाँ पर ज़्यादा फंक्शन करती है। वेयर अ बल्ज इज क्रिएटिंग इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग वेव, ठीक है। यहाँ पर एक बल्ज फॉर्म होता है किसकी फॉर्म में, स्टैंडिंग वेव की फॉर्म में, नाम याद रखना है स्टैंडिंग वेव। एज अर्थ इज रोटेटरी, ठीक है, यहाँ पर एक बल्ज क्या है, स्टैंडिंग वेव की फॉर्म में क्रिएट हुआ। एज अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ कैसे रोटेट करती है, अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट टू
ईस्ट स्टैंडिंग वेव्स क्या करती है, ट्रैवल करती है टूवर्ड्स वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ 1 डिग्री वेव, ठीक है, प्राइमरी वेव बोल सकते हैं इसको। जो स्टैंडिंग वेव है ट्रैवलिंग करती है वो प्राइमरी वेव की फॉर्म में, और द प्रोग्रेशन वेव विच हिट्स द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सदर्न ओशियन एंड रिवर्सिंग बैक टूवर्ड्स द इक्वेटर, जैसा डायग्राम में दिखाया है। ये जो वेव है प्राइमरी वेव की तरह क्या है, यहाँ वेस्ट की तरफ को चलती हैं। ये स्टैंडिंग वेव है, दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है, ये स्टैंडिंग वेव है। इसके बाद क्या बोला था विलियम वेवेल ने, वो भी देख लेते हैं। प्राइमरी वेव की फॉर्म में चलती हैं एंड ये बाद में क्या है, हिट करती है, हिट द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सदर्न ओशियन एंड रिवर्सिंग बैक टूवर्ड्स द इक्वेटर, और फिर किधर की तरफ लौटने लगती है, इक्वेटर की तरफ, या फिर और द नॉर्थ ड्यू टू नैरोनेस ऑफ नॉर्थ ओशियन। एक पार्ट इसका कहाँ इक्वेटर की तरफ लौटने की कोशिश करता है ऐसे, और एक चला जाता है किधर, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। एंड हिटिंग द मिड ओशियनिक रिज, हिट करता है ये वाला पार्ट मिड ओशियनिक रिज को, एंड फॉर्म ऑफ सेकेंडरी वेव्स, और किसके फॉर्म आकार ले लेता, सेकेंडरी वेव्स का। सच वेव्स आर अगेन हिटिंग द सेंट्रल रिज एंड टर्शियरी वेव्स आर प्रोड्यूस, मीन्स यहाँ प्राइमरी वेव्स थी जो चली, सेकेंडरी वेव बाद में बनती है, टर्शियरी वेव भी, विच आर ऑल्सो नोन एज डराइव्ड वेव्स। जो टर्शियरी वेव्स होती है इनको डराइव्ड वेव्स भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ड्राइव होती हैं किससे, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव से। सच ड्राइव्ड वेव्स हिटिंग द अपोजिट कोस्ट लाइन कोजिंग टाइड्स, अब जब ये कोस्ट को हिट करती है तो वहाँ टाइड का रूप ले लेती हैं। तो ये थी कौन सी थ्योरी, प्रोग्रेशन थ्योरी, विलियम वेवेल के द्वारा 1883 में दी गई। नाम याद रखना है, ठीक है, विलियम वेवेल, कौन सी थ्योरी, प्रोग्रेशन थ्योरी। प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, टर्शियरी वेव का कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है, कैसे प्रोग्रेस करती है सदर्न ओशियन से नदर्न की तरफ, तो यहीं से सवाल बनेंगे, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या था, ऑब्जर्वेशन रिवील्ड दैट देयर आर नो स्टैंडिंग वेव्स फॉर्मिंग इन द ओशियन, ऐसी कोई स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म नहीं हुई हैं, पहला क्रिटिसिज्म। सेकंड, टाइड्स आर नॉट कमिंग ओनली इन द अटलांटिक, सिर्फ अटलांटिक में ही नहीं आती, बाकी ओशियन की इन्होंने बात नहीं की विलियम वेवेल ने। थर्ड, टाइड्स आर नेवर फाउंड इन द सीक्वेंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, टाइड्स कभी इस सीक्वेंस में नहीं होती कि साउथ से नॉर्थ की तरफ, ये भी गलत है, ठीक है। नैरोनेस ऑफ द नॉर्थ ओशियन आर रिड्यूसिंग द वेलोसिटी ऑफ टाइड इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी, तो नैरोनेस है नदर्न ओशियन की, तो वेलोसिटी यहाँ घट जाती है, लेकिन बढ़ने की जगह यहाँ पर घट जाती है, इन्होंने बढ़ी हुई बताई। तो ये 4 क्रिटिसिज्म थे विलियम वेवेल की प्रोग्रेशन थ्योरी के। थर्ड थ्योरी है स्टेशनरी वेव थ्योरी, कौन सी थ्योरी, स्टेशनरी वेव थ्योरी, किसके द्वारा दी गई, आर ए हैरिस के द्वारा, आर ए हैरिस के द्वारा। इन्होंने सिंपली, जो आर ए हैरिस हैं, इन्होंने एक्सपीडिशन एक तरह से यूएस कोस्ट का किया, जो यूएस का तट है वहाँ का, ठीक है, अपने जियोडेटिक सर्वे के दौरान इन्होंने ये स्टेशनरी वेव थ्योरी दी थी। और ये एक तरह से अपोजिशन किसका था, जो प्रोग्रेशन थ्योरी थी, प्रोग्रेशन थ्योरी थी किसकी, विलियम वेवेल की, तो उसका ये एक तरह से क्या है, अपोज्ड थी, ठीक है, और इसको अपोज कर रही थी इनकी थ्योरी। इस थ्योरी में उन्होंने क्या बताया, देखिए इन्होंने सिंपली बोला जो टाइड है, टाइड फिनोमिना वो प्रोग्रेसिव वेव्स की वजह से नहीं आता है, ठीक है, जो वेवेल ने बताया था। इन्होंने बोला है किसकी वजह से, स्टेशनरी वेव्स की वजह से ये ओरिजिनेट होती हैं अलग ओशियन में इंडिपेंडेंटली, ठीक है। इन्होंने इसको एक तरह से क्या है, रीजनल फिनोमिना बताया, क्या बताया, टाइड्स को रीजनल फिनोमिना बताया, ठीक है, रीजनल फिनोमिना। तो ये पॉइंट याद रखना है, आर ए हैरिस ने क्या है, टाइड्स को रीजनल फिनोमिना बताया है। उन्होंने क्या बोला है, जो स्टेशनरी वेव थ्योरी है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से समझाई थी, थोड़ा यहाँ बता देते हैं। आर ए हैरिस ने बताया टाइड्स नेवर कम्स एट अ ग्लोबल लेवल, रेदर इट इज अ रीजनल और लोकल फिनोमिना। इन्होंने रीजनल और लोकल फिनोमिना बताया टाइड को। टाइड अकर्स इन ईच ऑफ द सेपरेट बेसिन ऑफ द रिवर, अलग अलग आती हैं।
द डेप्थ ऑफ द वाटर एंड ओशियन बॉटम टोपोग्राफी फिक्सिंग द एम्पलीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द टाइड। ठीक है, डेप्थ जो ओशियन की है वो और बॉटम टोपोग्राफी ये फिक्स करती हैं कि मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड कैसा होगा टाइड्स का। कॉन्फ़िगरेशन एंड द शेप ऑफ द कोस्टलाइन आर सिग्निफिकेंट मॉडिफाइंग फैक्टर। ठीक है, जो हमने पहले ही यूनिट में पढ़ाए थे कि कैसे ओशियन बॉटम रिलीफ इनको इफेक्ट करेंगे। अर्थ रोटेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गायरेटरी मोशन। ठीक है, गायरेटरी मोशन ये है। तो इन द सी, ये सी में क्या है, अर्थ जो रोटेट करती है, अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, इसकी वजह से गायरेटरी मोशन यहाँ पर सी में आता है, वो काम करता है। विच आर इम्पोर्टेंट फॉर मॉडिफाइंग रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ टाइड, और ये टाइड के फॉर्मेशन में क्या है, इम्पोर्टेंट है। टाइड्स आर ऑक्सीलेशन इन द सी वेव। टाइड एक तरह से क्या है, ऑक्सीलेशन है, कहाँ, सी वेव्स में, अफेक्टिंग द डीपेस्ट पार्ट इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, ये किसी ने बताया, ये सब जो आर ए हैरिस है उन्होंने बताया। इनके अनुसार व्हेन सेपरेट ओशियन बेसिन कम अंडर द मून्स इफेक्ट, स्टेशनरी वेव्स आर क्रिएटिंग इन सेपरेट बेसिन्स कॉज्ड बाय द बाइनोडल ऑक्सीलेशन। ठीक है, इन्होंने किसकी वजह से बताया, बाइनोडल ऑक्सीलेशन की वजह से ये टाइड को बताया। टेकिंग प्लेस वेयर द नोडल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट बिकम द मार्किंग लाइन ऑफ द वेव। अब इन्होंने देखिए ये जो थ्योरी थी एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से दी थी, यहाँ समझा देते हैं। उन्होंने बोला एक प्लेट में आप पानी भरिए। ठीक है, एक प्लेट में पानी भरा, अब इस प्लेट को आप एक तरफ टिल्ट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ टिल्ट कर देते हैं थोड़ा, अब ये पानी एक तरफ आ जाएगा। ठीक है, पानी एक तरफ हो जाएगा और एक तरफ ढलान पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये इसका नोडल पॉइंट माना इन्होंने, इसको क्या माना, नोडल पॉइंट माना। ठीक है, ऐसे ही फिर इधर दबाया, ये ऊपर उठा, तो यहाँ पर इन्होंने एक तरह से इसको बाइनोडियल बोलेंगे। कैसे, देखिए एक तरफ इधर काम करेगा, एक तरफ इधर काम करेगा। दिखाते हैं अभी, जैसे इधर उठा था एक बार, ठीक है, एक बार इधर उठा था, ये नोडल पॉइंट है। ठीक है, ये नोडल पॉइंट है, इस तरह से काम करेगा, एक तरफ उठेगा एक तरफ डाउन होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बाइनोडियल, बाइनोडल ऑक्सीलेशन, ये नोडल पॉइंट है। तो इन्होंने इसी कॉन्सेप्ट को लेकर पूरी थ्योरी दी थी, किसने, आर ए हैरिस ने। तो इन्होंने बोला वन स्टेशनरी वेव है प्रोड्यूस अर्थ रोटेशन प्रोड्यूसिंग गायरेटरी मोशन ऑफ टाइड्स आर रेजिंग टूवर्ड्स वेस्ट अकॉर्डिंग टू द डेप्थ ऑफ वाटर। इन्होंने अर्थ रोटेशन बताया जिसकी वजह से गायरेटरी मोशन लगी और टाइड क्या है उधर राइज कर जाएंगी कोस्ट की तरफ। मेन एडवांटेज ऑफ दिस थ्योरी लाइज इन द फैक्ट दैट स्टेशनरी वेव्स हेल्प अस इन रिलायबल प्रेडिक्शन अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टाइड। जो इस थ्योरी का एडवांटेज क्या है, जो स्टेशनरी वेव्स है वो हमें क्या बताती हैं, टाइड के मैग्नीट्यूड के बारे में आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये थी स्टेशनरी थ्योरी, किसके द्वारा दी गई, आर ए हैरिस। देखिए अगर आप भी कोई डाउट है पूछ सकते हैं, लेकिन ये थ्योरी का नाम याद रखना, स्टेशनरी वेव थ्योरी आर ए हैरिस द्वारा दी गई थी। किस पर डिपेंड थी, बाय नोडल, बाय, यहाँ लिखे रहते हैं, ठीक है, बाय नोडल, बायनोडल एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड थी। एंड कौन सी फोर्स बताई, गायरेटरी फोर्स बताई इन्होंने, किसने, आर ए हैरिस ने। ये कुछ टर्म्स याद रखना इनकी थ्योरी से रिलेटेड है। ठीक है, चलें आगे। ये थी 3 थ्योरी। अब आगे कुछ और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। टाइडल बोर देख लेते हैं क्या होता है। सिंपली टाइडल बोर क्या होता है, एक टाइडल फिनोमिना होता है। इसमें क्या होता है, इन विच द लीडिंग एज ऑफ द इनकमिंग टाइड, जो लीडिंग एज है टाइड का, इस तरह से टाइड चलती है ना, ये लीडिंग एज है, फॉर्म्स अ वेव ऑफ वाटर दैट ट्रेवल्स अप अ रिवर और नैरो बे रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिवर और बे करंट। नहीं समझ आया,
अब आएगा समझ। देखिए ये डायग्राम है, ये टाइड है, इनकमिंग टाइड, ये टाइड आ रही है, ये ओशियन है, ठीक है, ये ओशियन है। टाइड आई, टाइड इस फॉर्म में आती है, करंट के फॉर्म से एक तरह से टाइड्स आई, ये बड़ी बड़ी टाइड्स आएंगी और जो रिवर का माउथ है वहाँ एंट्री कर जाएंगी, ठीक है। वहाँ एंट्री कर गई तो इसे क्या बोला जाता है, टाइडल बोर बोला जाता है। तो सिंपल भाषा में यही है, अ टाइडल बोर इज अ वॉल ऑफ वाटर दैट मूव्स अप सर्टेन लो लाइंग रिवर ड्यू टू एन इनकमिंग टाइड। यही टाइडल बोर है, ठीक है, यही हमने लिखा है यहाँ पर। अ टाइडल बोर इज अ टाइडल फिनोमिना इन विच द लीडिंग एज ऑफ द इनकमिंग टाइड फॉर्म्स अ वेव ऑफ वाटर दैट ट्रेवल्स अप अ रिवर ऑफ नैरो बे रिवर्सिंग द डायरेक्शन। ये रिवर्स कर देती है रिवर की डायरेक्शन को, ठीक है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग टाइड दैट पुशेस अप द रिवर अगेंस्ट द करंट। जैसे रिवर आ रही थी ये डायग्राम में, इसको पुश कर देता है, पीछे की तरफ को पुश कर देता है इस पानी को, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी टाइडल बोर कौन सी है, द जियांगटांग रिवर एट हांगझाओ इन चाइना है द लार्जेस्ट टाइडल रिवर बोर इन द वर्ल्ड। ये ध्यान रखना है, जिसकी हाइट 4 मीटर है, विथ 3 किलोमीटर है और ट्रैवल करती है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक दो और पॉइंट देख लेते हैं। इट इज एविडेंट दैट लार्ज टाइडल बोर कैन अकर ओनली इन दोज कोस्टल रिवर्स एंड बेस विच हैव नैरो एंड कंस्ट्रक्टेड ओपनिंग्स इन द सी। देखिए जहाँ नैरो होगा, माउथ होगा, रिवर का नैरो माउथ होगा, वहां पर ये आते हैं टाइडल बोर, ठीक है। ये टाइडल बोर इसी जगह पर आते हैं, जहाँ माउथ चौड़ा होगा वहां नहीं होते। टाइडल बोर्स अकर इन हुगली रिवर, इंडिया में एग्जांपल है, हुगली रिवर में आते हैं टाइडल बोर। इट में बी मेंशन दैट इट इज नॉट द टाइडल रेंज विच ऑलवेज। टाइडल रेंज हमने बताया था क्या होता है, टाइड की हाइट और टाइड की जो लो पॉइंट होता है, इसी को टाइडल रेंज बोलते हैं। तो टाइडल रेंज अगर ज़्यादा है, जरूरी नहीं है टाइडल बोर भी हैवी होगा, ठीक है। यही सिंपली लिखा है, इट इज नॉट द टाइडल रेंज विच ऑलवेज डिटरमाइन द हाइट ऑफ टाइडल बोर। फॉर एग्जाम्पल की हेल्प से समझाते हैं। जो बे ऑफ फंडी है नोवा स्कोटिया में, उसका लार्जेस्ट टाइडल रेंज है कितना, 17 मीटर का, लेकिन टाइडल बोर की हाइट है सिर्फ 1 मीटर तक ही है, ठीक है। ऐसा क्यों, दिस इज बिकॉज द बे ऑफ फंडी हैज क्वाइट वाइड माउथ एट इट्स ओपनिंग, क्योंकि इसका माउथ क्या है, वाइड है, जो बे ऑफ फंडी है। इस वजह से टाइडल बोर की हाइट ज़्यादा नहीं हो पाती। क्लियर, ये था टाइडल बोर के बारे में। अब देख लेते हैं लास्ट पॉइंट, टाइडल करंट। टाइडल करंट सिंपली क्या होता है, जो टाइड की वजह से करंट आती है उसी को टाइडल करंट बोलते हैं। टाइड की वजह से जो करंट आती हैं उनको टाइडल करंट बोलते हैं। ओशियन करंट्स नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो वाटर करंट्स आर जनरेटेड बाय टाइड्स ड्यू टू अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सी लेवल इन द ओपन एंड नियर शोर रीजन्स। तो इसको टाइडल करंट बोलते हैं। अब टाइडल करंट किसकी तरफ आते हैं, कोस्ट की तरफ। द कोस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ टाइड्स कॉजेज फ्लड करंट्स विच पाइल अप सी वाटर अगेंस्ट द सी कोस्ट। तो सी कोस्ट के आसपास ही ये पाइल अप कर देता है वाटर को। द करंट कोज्ड बाय रिटर्निंग टाइड। अब ये टाइड क्या रिटर्न करेंगी, ठीक है, इसको बोलते हैं एब करंट। ये मूव करती है कोस्ट से दूर की तरफ, और जो फ्लड करंट है ये कोस्टवर्ड की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। ये क्या है, फ्लड करंट है। फ्लड करंट जो कोस्ट की तरफ जा रही हैं, जो कोस्ट से दूर जाती है इनको एब करंट बोला जाता है। क्लियर, 2 पॉइंट और देख लेते हैं। द करंट एसोसिएटेड विद टाइड्स इन द ओपन ओशियन, ये ओपन ओशियन है, ठीक है। यहाँ पर जो करंट आई, ठीक है, इसको रोटेटरी करंट बोलते हैं। करंट आई रोटेटरी करंट, किसकी हेल्प से, टाइड की हेल्प से। विच टर्न इन एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फेयर है। ये डायरेक्शन याद रखना है। जब रोटेटरी करंट क्या है, एंटर द शैलो वाटर ऑफ नियर शोर एरिया। अब यहाँ पर क्या फ्रिक्शन की वजह से सफ़र करती है और वापस हो जाती हैं, तो इनको अल्टरनेटिंग और रिवर्सिंग करंट बोलते हैं। ये ओपन सी में, बस ये ध्यान रखना। और जो ऊपर के 2 जो बताए थे वो कोस्ट के आसपास बताए थे।
तो फ्लड करंट, एब करंट ये कोस्ट के आसपास देखने को मिलते हैं। ओपन सी में रोटेटरी करंट और अल्टरनेटिव करंट देखने को मिलते हैं। द वेलोसिटी ऑफ रोटेटरी करंट इन द ओपन सी इज वेरी स्लो, ठीक है, ओपन सी में स्लो होती है, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। बट द रिवर्सिंग करंट मूव वेरी फास्ट विद द वेलोसिटी ऑफ 44 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब ओपन सी में जो रिवर्सिंग ये करंट है कौन सा, रोटेटरी करंट, इसकी स्पीड कम होती है 1 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब ये रिवर्सिंग होता है तो 44 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। द राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स एंड फ्लड करंट्स एंड एब्स करंट हैव ग्रेट पोटेंशियल फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम आती है, ठीक है। ये चैप्टर था हमारा किससे रिलेटेड, ओशियन टाइड्स से रिलेटेड। यहाँ टाइड्स के बारे में पढ़ा, टाइड से जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो जाने, टाइड से रिलेटेड हमने थ्योरीज भी पढ़ी, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे वो भी देखे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे से रिवीजन करते रहें, और जितना भी हमने अब तक 14th क्लासेस पढ़ा दी हैं, तो 14th क्लासेस का आप रिवीजन अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाते हैं हम ओशियन करंट्स के बारे में, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।